हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम टू एम नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आरआरबी, नॉट सेटेट और जीएमसीएच के रिलेटेड। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, व्हाट इज पीआरएन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन? इमिडिएटली, व्हेनेवर नेसेसरी, एट बेड टाइम और अर्ली मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में जब पीआरएन लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हमारा जो पीआरएन है इसको ही हम एसओएस के नाम से जानते हैं, विच इज वेन एवर नेसेसरी। द फॉल ऑफ अ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन अ zigzag मैनर इज नोन एज लाइसिस, क्राइसिस, होम्योस्टैसिस और थर्मोस्टैसिस। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर के बारे और वो अगर zigzag मैनर में स्टेप बाय स्टेप इन अ लैडर मैनर में अगर वो फॉल डाउन हो रहा है तो वो हमारी कंडीशन हमारी लाइसिस होती है कंडीशन। ठीक है। अगर आपसे स्टेप बाय स्टेप और जिगजैग मैनर नहीं दिया जाए, अगर बोला जाए कि सडनली फॉल हो रहा है तो वो हमारा होता है क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160 by 96, हिज पल्स प्रेशर इज 64, 96, 160, 256। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें ब्लड प्रेशर दे रखा है 160 by 96, तो हमें पल्स प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो हमारा पल्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना दे रखा है 160 और हमें डायस्टोलिक दे रखा है 96। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स वो बैठेगा 64। तो इसका हमारा आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज एग्जामिनिंग एन 8-year-old boy with tachycardia and tachypnea. Which one of these non-invasive tests can determine the extent of hypoxia? PFT, pulse oximetry, peak expiratory flow और chest X-ray। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि एक 8 साल का बच्चा है जिसको टेकिकार्डिया और टेकिपनिया हो रखा है, और इन चार में से कौन सा ऐसा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो डिटरमाइन करेगा लेवल ऑफ हाइपोक्सिया को। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा जो पल्स ऑक्सीमीट्री है, इससे हम इजीली SpO2 डिटरमाइन कर सकते हैं और ये हमारे एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया को भी इजीली डिटरमाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनल साइंस ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हार्ट बीट। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है इन चारों में से कार्डिनल साइन कौन सा नहीं है। तो हमारे कार्डिनल साइंस होते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2, पेन एंड प्यूपिलरी रिएक्शन। ये हमारे कार्डिनल साइंस ऑफ द बॉडी होते हैं। तो अगर इसमें से देखा जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा कार्डिनल साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स हाइड्रोसेफेलस, क्रेनियोटेप्स, क्रेनियोसिनोस्टोसिस और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर असेसमेंट करते हुए किसी बच्चे का अगर एसिमेट्री ऑफ द स्कल होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। ये हमारा इंडिकेट करता है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। जो हाइड्रोसेफेलस होता है, ये आपको पता होगा, ये हमारा अक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। ठीक है। जो हमारा क्रेनियोसिनोस्टोसिस होता है बच्चों में, जो न्यूबॉर्न में, जो चिल्ड्रन में जो सूचर्स होते हैं, जो इन्फेंट में जो सूचर्स होते हैं, कोरोनल सूचर, सैजिटल सूचर, लैम्ब्रोडल सूचर, अगर उनका प्री मेच्योरली अगर वो क्लोज हो जाते हैं, समय से पहले वो जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलते हैं। ठीक है। इसको मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, ये एक नॉर्मल कंडीशन है और ये हमारी क्रेनियोसिनोस्टोसिस कंडीशन है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारे सूचर्स है ये नॉर्मल कंडीशन में है। और ये देख सकती है जो हमारा जो सजाइटल सूचर है विच इज़ बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स, ये हमारा प्री मेच्योरली क्लोज हो गया है, तो ये हमारी कंडीशन होती है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर सजाइटल सूचर का प्री मेच्योरली क्लोज होता है तो ये स्केफोसिफेली के नाम से जाना जाता है और ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोरोनल सूचक अगर प्रीमेच्योरली क्लोज होते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है ब्रेकिसिफेली के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर लैम्ब्डोइडल सूचर
किस नाम से जाना जाता है? प्रीमेच्योरली जब वो क्लोज होते हैं तो उसको एक्रोसिफेली के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे जो क्रेनियोसाइनोस्टोसिस जो कंडीशन है ये हमारे 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे प्रीमेच्योरली अगर कोरोनल सूचर अगर हमारे क्लोज हो रहे हैं तो उसको हम ब्रेकिसिफेली के नाम से जानते हैं, ब्रेकिसिफेली। अगर हमारे सजाइटल सूचर अगर हमारा प्रीमेच्योरली क्लोज हो रहा है तो उसको हम स्केफोसिफेली के नाम से जानते हैं, और ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है। और अगर हमारे लैम्डोइडल सूचर अगर हमारा प्रीमेच्योरली क्लोज हो रहा है तो वो उसको हम एक्रोसिफेली के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 टाइप से क्रेनियोसाइनोस्टोसिस की, और उसमें से हमारा जो मोस्ट कॉमन है ये हमारा स्केफोसिफेली है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जाएगा सी, विच इज क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रेनियोटिप्स क्या होता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन्स इज नोन एज क्रेनियोटिप्स। जो बच्चे होते हैं, जो उनकी जो स्कल बोन होती है, अगर उसमें अगर सॉफ्टनेस हो जाती है तो उसको क्रेनियोटिप्स की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे उनके स्कल बोन में तो वो डिप्रेस या फिर कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी क्रेनियोटिप्स वाली कंडीशन है। आप इसमें देख सकते हैं इस बच्चे का जो स्कल बोन है ये ऑलरेडी ये डिप्रेस है। ये अगर इसमें और भी प्रेशर डालेंगे तो ये कोलैप्स होने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट which among the following would be considered as a complete protein? Olives, rice, eggs and nuts. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर हम किसी भी पेशेंट को प्रॉपर डाइट के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इन चारों में से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होगा। तो आप ये जानते होंगे स्टूडेंट, जो हमारे जो एग्स होते हैं इसमें हमारे प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। Normal bicep reflex response is flexion of arm at elbow, extension of arm at elbow, extension of leg at knee और flexion of leg at knee। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए बाइसेप रिफ्लेक्स के बारे में, अगर कोई बाइसेप रिफ्लेक्स परफॉर्म करता है तो उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, तो उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो। आपके पास एक ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें आप देख सकते हैं एक हैमर से एक एग्जामिनर बाइसेप पे हिट कर रहा है तो उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स होगा नॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन of a client will help the nurse in evaluation of the therapy, health teaching, assessment और nursing diagnosis and collaborative problems। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर हम किसी क्लाइंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं तो वो नर्स को किस चीज़ में हेल्प करेगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही हमारा किसके अंडर आ जाता है, ये हमारा असेसमेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स को असेस और फॉर्म करने में हेल्प करेगा। An external source of ionizing radiation is pointed at a particular part of the body is known as टेलीथेरेपी, ब्रिकीथेरेपी, कीमोथेरेपी और माइक्रोवेव थेरेपी। स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑन्कोलॉजी के चैप्टर में से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स में से कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर दिया जा रहा है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे स्टूडेंट्स अगर आपसे एक्सटर्नली अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमारा टेलीथेरेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे यहाँ पे एक्सटर्नल के जगह अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता इंटरनली, तो अगर आपसे इंटरनली पूछा जाता तो वो आपका ब्रेकी थेरेपी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको कीमोथेरेपी के बारे में पता होगा, ये हमारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि हमारी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।